हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना आगे बढ़ना जरूरी है बेटा, उतना ही जो अब तक आपने पढ़ा है पीछे का उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और उसी रिवीजन को कराने के लिए बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और रैपिड रिवीजन का लेक्चर, जिसके अंदर आज हम बेटा आपको रिवाइज कराने वाले हैं लेक्चर 5। किसका बेटा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। आपको अच्छे से याद होगा बेटा, हमने जो है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर 5 के अंदर आपको पढ़ाया था क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को पढ़ा था। ठीक है, तो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ही आज हम जो है अब रिवाइज करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल आप बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। और आपने मुझसे पहले जो है चीजें बेटा रिवाइज कर ली होंगी, बट एक बार मैं भी आपको जो है बेटा रिवाइज करा देता हूं। तो चलो आओ रिवीजन को शुरू करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी बेटा किससे? सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई से, कि एक बार आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर समझा देते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है बेटा? आपको दिख रहा होगा एल्वियोलाई दिख रही है ऊपर, बिल्कुल उसकी बेटा वॉल होगी एल्वियोलाई की। बिल्कुल सर, एल्वियोलाई की वॉल है। अब जो बेटा आपकी एल्वियोलाई की वॉल होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? वो मिलके बनी हुई होती है बेटा आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से। तो बेटा आपसे अगर कोई पूछता है एल्वियोलर वॉल बेटा किस टिश्यू की बनी हुई है, तो आप जवाब दोगे सर वो बनी हुई है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। वो जो होती है वो वन सेल्ड थिक होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है वो सर वो पतली होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही सेल बेटा प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद आपको दिख रहा होगा बेटा कुछ आपको जो है हमें ऑरेंज कलर से हमने जो है बेटा सब्सटेंस को फिल करा है। इसको कहते हैं बेटा बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि आपका एसेलुलर होता है। ये बेटा सेल का बना हुआ नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये सेल का बना हुआ नहीं होता। ये जो है बेटा आपके ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। वैसे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लो बस, ये एसेलुलर बना हुआ होता है। और जो आपका बेसमेंट सब्सटेंस होता है बेटा, ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ है। और दो लेयर्स, उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेटा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि बेटा आपकी लाइंड है किस तरफ? एल्वियोलाई वॉल की तरफ, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। जो दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो बेटा आपकी किस तरफ प्रेजेंट है? वो आपके बेटा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी की तरफ प्रेजेंट है। ये जो आप पल्मोनरी कैपिलरी देख रहे हो, देखो मैं हटता हूं अभी। तो ये जो बेटा पल्मोनरी कैपिलरी देख रहे हो, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी जो वॉल है बेटा हम उसको कहते हैं एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो बेटा एक जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इस तरफ आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक, और यही तीन लेयर के थ्रू जो है बेटा ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है। अब देखो O2 ने कौन कौन सी लेयर को पार करा है? एक बेटा आपकी एल्वियोलाई वॉल को, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को उसमें पार करा है। देन उसके बाद बेटा उसने बेसमेंट सब्सटेंस को जो है क्रॉस करा है। देन जो है एट लास्ट उसने बेटा ब्लड के अंदर यानी पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर एंटर करने के लिए उसकी बेटा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को जो है बेटा आपके क्या करा है? क्रॉस करा है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये एंडोथेलियम क्या होता है? तो बेटा एंडोथेलियम कुछ नहीं होता, ये भी एपिथेलियम टिश्यू ही है। फर्क इतना है कि जो ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम होता है बेटा उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो बेटा चलो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। देखो फिर इसके बाद बेटा हमने क्या बताया? हमने आपको ये बताया था बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो किससे मिलके बना हुआ है। आपकी एनसीईआरटी बेटा लिखती है। वैसे तो अगर जनरली अगर यहाँ बेसमेंट सब्सटेंस एनसीईआरटी नहीं लिखती तो हम बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन करके ही इसे पढ़ाते हैं जनरली टीचर्स। बट एनसीईआरटी जिस तरीके से लिखती है वो बताती है बेसमेंट सब्सटेंस है वो दो बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। अब बेटा जिस तरीके से आपको एनसीईआरटी बताती है उस तरीके से हम बता देते हैं, कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि बेटा जो एनसीईआरटी में लिख रहा है वही एट द एंड ट्रुथ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बेटा बेसमेंट सब्सटेंस आपका किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो बेटा वो दो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि बेटा थिन है वो किस तरफ प्रेजेंट है? वो आपके बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की तरफ प्रेजेंट है। दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बेटा कहां पर? आपके एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी की तरफ जो है बेटा वो प्रेजेंट है। ठीक बेटा, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो फिर इसके बाद बेटा हमने आपको बताया कि जो आप डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर एक्सचेंज मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इसका बेटा बहुत ही क्लियर सा और बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो O2 और CO2 का जो बेटा लेन देन चल रहा है वो कितनी लेयर्स को क्रॉस कर रही है आखिरकार। तो बेटा एक तो एल्वियोलर वॉल को क्रॉस करती है जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई है। देन उसके बाद वो बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करती है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का बना हुआ है। देन वो क्रॉस करती है बेटा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और जब वो इन तीनों लेयर को क्रॉस कर लेती है तब बेटा वो ब्लड के पास पहुंचती है। और देन ब्लड जो है बेटा वो उसका क्या करता है? ब्लड आपको पता है बेटा एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम जो है ब्लड आपका
करता है। ठीक बेटा, देखो आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हमने बात करी बेटा जो फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। आप देख रहे हो बेटा गैसेस का इधर से उधर ये जो हो रहा है बेटा आपका ट्रांसफर, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ये जो रेट है इसके डिफ्यूजन की उसको अफेक्ट होता है। पहला फैक्टर है बेटा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस मतलब बेटा मोटाई, जो आपने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है, तो जितनी ज्यादा मोटी होती जाएंगी बेटा क्या उतना ही समस्या होता जाएगा, क्या उतनी ही रेट जो है डिफ्यूजन की कम होती जाएगी। ये तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जितना पतली लेयर होगी उतना आसानी से कोई भी चीज क्रॉस कर जाएगी। ठीक बेटा, और दूसरा जो फैक्टर होता है बेटा वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है बेटा, कि आखिर जो आपकी गैसेस हैं यानी कि O2 CO2 इनका पार्शियल प्रेशर क्या है। थर्ड जो फैक्टर होता है बेटा वो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आखिर जो गैसेस हैं बेटा उनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। ठीक है बेटा, और जो थिकनेस होती है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की वो जनरली लेस देन 1 mm होती है। वैसे तो बेटा 1 mm से भी बहुत कम होती है, बट आपको ऐसा याद करने की नीड नहीं है, आप इतना ही याद रखो थिकनेस जो होती है बेटा वो लेस देन 1 mm जो है वो आपकी होती है। ठीक है, देखो आगे। नेक्स्ट स्लाइड कहाँ गई आपकी, ये रही। तो बेटा फिर हमने जो है आपको एक सिंपल तरीके से ये बता दिया कि अगर कौन कौन सा फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के और आपके सॉल्युबिलिटी के। अगर आप गैसेस का बेटा पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे या उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे तो बेटा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी बेटा बढ़ जाएगा। बट अगर आपने बेटा थिकनेस को बढ़ा दिया तो वो बेटा कम हो जाएगा। इसलिए थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा गया है। और आप बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल, क्योंकि जो चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो बेटा अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल ये होता है अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी को बेटा आपके क्या होगा, कम होना होगा। ठीक है, देन उसके बाद बेटा हमने आपसे सवाल पूछा था कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है, तो आपने बताया था एल्वेलाई। क्यों, क्योंकि ये वो पहली जगह है जहां पर बेटा गैसेस का आपका क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, फिर बेटा सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है। बेटा सेकेंडरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो होते हैं बेटा आपके क्या, टिश्यूज, वो होते हैं बेटा आपके टिश्यूज। बेटा पहला जो प्राइमरी एक्सचेंज हुआ था वो हुआ था आपके एल्वियोलाई और आपके किसमें बेटा, ब्लड कैपिलरी के अंदर। ठीक है, जो दूसरा आपका बेटा हुआ था एक्सचेंज ऑफ गैस वो हुआ था बेटा टिश्यूज और आपके बेटा ब्लड कैपिलरी के बीच में। ठीक है बेटा, देखो अब जरा ध्यान से, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। फिर बेटा हमने बात करी आपसे पार्शियल प्रेशर के बारे में। अब देखो जरा पार्शियल प्रेशर, बेटा पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जब आप बेटा आप एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर पूछते हो किसी से तो वो बताता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है बेटा, mm ऑफ Hg जो है उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। प्रेशर की बेटा और भी यूनिट होती है, बार के अंदर अलग प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि आप यूनिट का कन्वर्जन करोगे तो बेटा वो जो वैल्यू है वो भी बदल जाएगी आपकी। ठीक है, तो बेटा 760 mm ऑफ Hg ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एटमॉस्फेयर में कितनी आपकी जो है गैसेस प्रेजेंट है, तो बेटा खाली ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 भी प्रेजेंट है, CO2 के साथ साथ अदर गैसेस भी आपके प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, तो होता क्या है, ये सब एक जो एक एक गैस है, एक पर्टिकुलर गैस है, इंडिविजुअल गैस है बेटा, उसका खुद का एक प्रेशर होता है। और जब आप सारी गैसेस का एटमॉस्फेयर की बेटा गैसेस का आप एयर क्या कर देते हो, एडिशन कर देते हो, तो बेटा वो कहलाता है टोटल एटमॉस्फेरिक एयर। अगर आप एक पर्टिकुलर गैस का अगर आप पूछते हो उसके अंदर क्या कहते हैं प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं उसका पार्शियल प्रेशर। जो डेफिनेशन क्या लिखी है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर उस पर्टिकुलर गैस का क्या प्रेशर है वही कहलाता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है बेटा, जैसे बेटा PO2 अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो बेटा इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2 कहीं पर दिखाई देता है तो बेटा इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बेटा, देन इसके बाद बेटा हमने आपको ये बताया कि मूवमेंट ऑफ एयर जो होती है बेटा वो हमेशा होती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर रीजन टू लो पार्शियल प्रेशर रीजन। क्या बेटा किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं बेटा, आपको अच्छे से हमने मूवमेंट ऑफ एयर बताई थी। हमेशा हाई प्रेशर से बेटा लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो बेटा हाई पार्शियल प्रेशर से फिर लो पार्शियल प्रेशर की तरफ भी जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है बेटा, देखो आओ चलो आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद हमने बात करी बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई गैस बेटा किसी लिक्विड के अंदर कितनी आसानी से डिसॉल्व हो जा रही है, वही है उसकी सॉल्युबिलिटी। तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो है 20 to 25 टाइम्स हाइयर होती है देन ऑफ O2। अब ये कब होती है बेटा, ये बात तब ट्रुथ होती है
जब इन दोनों का जो है बेटा पार्शियल प्रेशर पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर सेम होता है, तब ये वाली बात बेटा जो है आपकी लागू होती है कि वो 20 to 25 टाइम्स जो है ज्यादा हाइयर सॉल्युबल होगी। अदरवाइज जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा बेटा वो जो है गैस सॉल्युबल होगी। बट आपको ये लाइन याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हाइयर देन ऑफ O2। ठीक, अब देखो बेटा अगली जो लाइन है आपको इसके अंदर ये वाली बात समझ में आ जाएगी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो बेटा देखो पढ़ो लाइन क्या कह रही है, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हाइयर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। यानी कि बेटा अमाउंट ऑफ CO2 ज्यादा डिफ्यूज करेगा। कब डिफ्यूज करेगा? जब पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर में ज्यादा होगा। ठीक है बेटा, जब देख रहे हो, अब देखो जरा ध्यान से PO2 और PCO2 देखो ए कंटेनर में कितना है, आप देखोगे दोनों ही 100 है। बी कंटेनर में कितना है बेटा PO2 और PCO2, आप कहोगे सर 40 है। अब दोनों का डिफरेंस लगा लो A to B का बेटा PO2 और PCO2 में, आप देखोगे बेटा 60 का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो बेटा 60 का आपका डिफरेंस आ रहा है, ये जो बेटा आपका 60 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं 60-60। तो आप देख रहे हो बेटा O2 के लिए मैंने सिर्फ 2 एरो बनाए हैं जबकि CO2 के लिए मैंने ज्यादा एरो बनाए हैं। तो बेटा ये वाली बात जो हमने लिखी थी सॉल्युबिलिटी जो है बेटा आपकी किस तरीके से इफेक्ट करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन को, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है बेटा, अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बेटा इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेस्पिरेटरी पाथवे। देखो जरा पाथवे में हटता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो बेटा देखो एल्विलाई दिख रही है बेटा आपको, इसके अंदर क्या होता है आपकी O2 आ रही है, CO2 आपकी जा रही है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको पता है इन दोनों गैसेस का ही जो है आपका एक्सचेंज चल रहा है। ठीक है, फिर आपको दिख रही होगी बेटा पल्मोनरी कैपिलरी। आपको पता है जो प्राइमरी एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का वो एल्विलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में होता है। देन बेटा होता क्या, आप देखो होगा क्या, पल्मोनरी कैपिलरी क्या करेगी बेटा CO2 तो एल्विलाई को दे देगी और एल्विलाई से O2 ले लेगी। फिर ये O2 लेके बेटा पल्मोनरी वेन से होता हुआ हट के अंदर लेफ्ट आर्टरियम के अंदर एंटर करेगा। लेफ्ट आर्टरियम से बेटा वो जो ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है बेटा वो जाएगा आपके किसके अंदर, वो जाएगा आपका बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा आपको पता है एओर्टा निकलता है। एओर्टा की बेटा एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं आपकी बेटा सिस्टमिक आर्टरी। इस सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू होते हुए बेटा वो पहुंचेगा आपके किसकी तरफ, आपके सिस्टमिक कैपिलरी की तरफ पहुंचेगा। और देन सिस्टमिक कैपिलरी से बेटा जो O2 है वो टिश्यूज को दे दी जाएगी और टिश्यूज अपनी जो CO2 है बेटा वो फिर से किसके अंदर डाल देंगे, आपके सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर। अब सिस्टमिक कैपिलरी से बेटा एक वेन निकलती है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक वेन। ये सिस्टमिक वेन आगे जाके बनती है बेटा वेना कावा में जुड़ती है और वो वेना कावा बेटा आपके किसके अंदर एंटर करता है बेटा, हार्ट के अंदर एंटर करती है राइट एट्रियम के थ्रू। और राइट एट्रियम से बेटा ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से बेटा एक और आपको जो है बेटा कैपिलरी आपको जो है दिख रही होगी, क्या, एक ब्लड वेसल जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर ये बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है वो होते हुए बेटा फिर पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर पहुंच जाता है और फिर इस तरीके से जो है बेटा एक्सचेंज आपका चलता रहता है। क्या आपको बेटा पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। लेक्चर में पूरी जान लगा दी थी बेटा इस बात को समझाने के लिए और अब रिवीजन लेक्चर में भी एकदम बेहतरीन तरीके से इस बात को मैं समझा रहा हूं। देखो अब पार्शियल प्रेशर के साथ जो है बेटा इसी सेम बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं जिससे कि आपको बेटा क्लियर कट चीजें दिख जाएं, या फिर मुझे हटने की नहीं बेटा, मुझे हटने की नीड नहीं है, आपको ऐसे ही चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से आओ। तो बेटा सबसे पहले आप एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर देखो ऑक्सीजन का कितना है, क्या बेटा 159 mm ऑफ Hg है और CO2 का देखो कितना है पार्शियल प्रेशर 0.3 mm ऑफ Hg है। ठीक है सर, अब जरा एल्विलाई के अंदर देखो बेटा कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, सर 104 है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है बेटा पार्शियल प्रेशर, आप कहोगे 40 है सर एल्विलाई के अंदर। अब देखो बेटा एटमॉस्फेयर में 159 है और अंदर एल्विलाई में 104 है ऑक्सीजन का, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ एयर चलेगी। दैट मीन्स जो आपकी बेटा ऑक्सीजन है वो आपकी एटमॉस्फेयर से आपके किसकी तरफ, आर्टरी की तरफ, सॉरी माफ करना बेटा, एल्विलाई की तरफ चलेगी। और एल्विलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा वो कितना है, वो है आपका 40, जबकि बाहर है 0.3। तो बेटा आपको पता है हाई से लो की तरफ जाना है तो एल्वियोलाई से बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ कौन चलेगी, आपकी CO2 चलेगी। ठीक है बेटा, देन हम आते हैं पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर। पल्मोनरी कैपिलरी में आप देखते हो कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 40 है और CO2 का बेटा 45 है। अब एल्वियोलाई के अंदर 104 है तो आपको पता है बेटा 104 ज्यादा है किससे, 40 से, तो बेटा एल्वियोलाई से ऑक्सीजन किस तरफ आएगी, आपकी पल्मोनरी कैपिलरी में आएगी। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो 45 है किसके अंदर, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, और एल्वियोलाई में 40 है। तो बेटा 45 से 40 की तरफ कौन चल देगी, आपकी CO2 चल देगी।
अब बेटा यहाँ अधिकतर कौन प्रेजेंट है, आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी किसकी तरफ किस में चलेगा, ये आपके पल्मोनरी वेन में चलना शुरू करेगा, जिसके अंदर बेटा जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो होता है आपका 95, और जो पार्शियल प्रेशर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो होता है बेटा आपका 40। अब बेटा पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का? आप कहोगे सर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसलिए बेटा जो पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बेटा ये जो है आपका एंटर करता है किस तरफ, आपके लेफ्ट आर्टरियम के अंदर। लेफ्ट आर्टरियम से बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा आपके अयोटा की एक ब्रांच में पहुंचता है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी। अब देखो बेटा हमने कहीं ब्लड के साथ कोई छेड़खानी करी नहीं करी सर। हार्ट क्या करता है सर, एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट ब्लड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है, हार्ट का काम है सिर्फ पंपिंग करना। तो जो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आया था वो एज इट इज उसने सिस्टमिक आर्टरी को दे दिया हार्ट ने, तो क्या कोई पार्शियल प्रेशर में चेंज होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है जो पल्मोनरी वेन में था वही आपके सिस्टमिक आर्टरी में रहेगा। तो बेटा कितना था, 95 था। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था पल्मोनरी वेन के अंदर, 40 था, तो सिस्टमिक आर्टरी में ही बेटा 40 रहेगा। अब बेटा जब हम 95 अभी भी बेटा ज्यादा है 40 से, तो ये भी कैसा ब्लड कहलाएगा, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपके प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट है, जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो बेटा कई गुना ज्यादा है आपके किससे बेटा, आप देख रहे हो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर से, ठीक है। फिर बेटा ये कहां पर पहुंचता है, सिस्टमिक आपके किसमें, कैपिलरी में पहुंचता है, जहां पर बेटा वही सेम रहेगा पार्शियल प्रेशर 95 ऑक्सीजन का, 40 आपका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आप बेटा टिश्यूज को देखो, टिश्यूज में जब आप देखते हो तो बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 40 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है। तो बेटा 45 से 40 कहां चलेगा, 45 से 40 तो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन टिश्यूज से सिस्टमिक कैपिलरी जाएगी, और 95 से 40 बेटा कहां चलेगा, यानी कि सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यूज की तरफ आपकी कौन चलना शुरू कर देगी, ऑक्सीजन चलना शुरू कर देगी। देन बेटा फिर सिस्टमिक वेन में जो है ब्लड आपका एंटर कर जाएगा, और अब जो पार्शियल प्रेशर आपका बेटा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, वो आपका 40 होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा 45 होगा। अब जो है बेटा ऑक्सीजन से ज्यादा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हो चुका है, इसलिए बेटा सिस्टमिक वेन में जो आपका ब्लड होता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि अब आपका एंटर कर जाता है बेटा किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, राइट वेंट्रिकल से बेटा पल्मोनरी आर्टरी, इसी सेम ब्लड को वही रहेगा बेटा 40-45, क्योंकि ब्लड के साथ कोई भी छेड़खानी आपका और हर्ट नहीं करता है। जो ब्लड सिस्टमिक वेन के थ्रू एंटर कराता राइट एट्रियम के अंदर, देन राइट वेंट्रिकल के अंदर वही सेम ब्लड गया, और राइट वेंट्रिकल से वही सेम ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो बेटा ये भी कैसा ब्लड हुआ आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। देन ये पल्मोनरी कैपिलरी में पहुंच गया, और देन फिर बेटा वही एक्सचेंज, वही सब, वही सेम कहानी आपकी चल रही है, जो कि लगातार आपकी बेटा चलती जा रही है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद बेटा हमने आपको एक टेबल बनवाई थी, देखो बेटा ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल के अंदर देखो जरा, मैं हटता हूं, अब जरा ध्यान से आप देखो बेटा इस टेबल को। इस टेबल में मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा आपको पार्शियल प्रेशर, इसके अंदर बेटा mm ऑफ Hg में आपको पार्शियल प्रेशर बताए हैं। देखो सबसे पहले टेबल में रेस्पिरेटरी गैस दोनों दे रखे हैं बेटा, O2 CO2, फिर एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वेलाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टिश्यूज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की यहाँ पर बात करी गई है। बेटा मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है, कैसे सर, देखो सबसे पहला आपको मैंने कहां से शुरुआत करी थी बताने की, एटमॉस्फेरिक एयर से प्रेशर के, देन एल्वेलाई के अंदर प्रेशर बताया। देन सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेंस क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपकी देखो कौन कौन आ गया, क्या बेटा आपकी जो है क्या कहते हैं, आप देखो जरा ध्यान से, जब आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देखते हो तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। देखो जरा फिर से हम इस डायग्राम पे आते हैं। देखो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस किस के अंदर बह रहा था, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, आपके बेटा सिस्टमिक आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो ये बेटा दोनों की ही यहाँ पर बात कर रहा है, देख रहे हो बेटा, पल्मोनरी वेन और आपके क्या, पल्मोनरी वेन, उसके बाद आप कहां पर एंटर करे थे, आप एंटर करे थे बेटा लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और आपके क्या कहते हैं उसके बाद आया था बेटा आपके सिस्टमिक आर्टरी। तो इन सब के अंदर जो ब्लड है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वहां पर जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो दोनों के यहाँ पर लिखे हुए हैं टेबल के अंदर, O2 CO2। देन बेटा टिश्यूज में हमने पार्शियल प्रेशर देखा, देन उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर देखा। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कौन कौन सी आपकी वेसल्स आ गई बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपकी बेटा एक तो आ गई, कौन सी आ गई, एक तो आ गई बेटा आपकी सिस्टमिक वेन आ गई, देन उसके बाद आ गया बेटा आपका क्या, राइट एट्रियम, देन आ गया राइट वेंट्रिकल, देन उसके बाद आ गई बेटा आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। तो बेटा O2 का देखो एटमॉस्फेयर में कितना था 159, एल्वेलाई में 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, टिश्यूज के अंदर 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40, CO2 का कितना था एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वेलाई में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, टिश्यूज में 45, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा 45। अब आप देख रहे होंगे कि बेटा जो आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देख रहे हो, या फिर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंस। अब देखो बेटा एक तरफ 159 है, ठीक है,
दूसरी तरफ टिश्यूज में देखो 40 है। तो आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा है, टिश्यूज के अंदर कम है। तो बेटा ऑक्सीजन के अंदर देखो बेटा एल्वियोलाई में ज्यादा, उससे कम ब्लड में, ब्लड से कम किसके अंदर बेटा आपके टिश्यूज में। और जबकि ये जो ग्रेडियंट होता है बेटा, ये जो डिफरेंस होता है ये उल्टा होता है CO2 के लिए। क्यों? क्योंकि टिश्यूज में सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद बेटा कम, उसके उससे थोड़ा कम बेटा ब्लड में है, और एल्वियोलाई में जो है बेटा आपके और कम है। ठीक है, देख रहे हो एटमॉस्फेयर में और आपके जो है कम हो जा रहा है। तो बेटा क्या आपको ये गेम समझ में आ गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का? बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर बेटा आप ये याद कर लोगे इस टेबल को एज इट इज, देखो कितना आसान है। 159, देखो एक तो ऊपर का सीक्वेंस याद रखो, एटमॉस्फेरिक एयर, उसके बाद एल्वियोलाई के अंदर एयर, देन उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन बेटा आपका किसमें टिश्यूज में पहुंचे, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से आपको याद हो जाएंगी बेटा कौन कौन सी वो सारी ब्लड वेसल्स जो कि बेटा इस ब्लड को कैरी कर रही हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है आसान है, देखो बेटा 159 एटमॉस्फेयर में, 104 आपके किसमें एल्वियोलाई में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, देन बेटा आपके टिश्यूज में कितना था 40 था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना था 40 था। ठीक है, CO2 का कितना आसान है, देखो बेटा 0.3 45 45 सॉरी 0.3 40 40 45 45, कितना आसान है देखो बेटा 0.3 40 40 45 45। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और आपके जो भी बेटा डाउट्स बचे होंगे मैंने इस रिवीजन लेक्चर के थ्रू आपके वो सारे सारे डाउट्स बेटा क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।